हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे जो हम आज वीडियो लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स के बूस्टर में, उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हमारे पास है मोपला विद्रोह से संबंधित। चलिए इसे देख लेते हैं। सबने सुना होगा मोपला विद्रोह के बारे में कि ये साउथ में केरल के उत्तरी क्षेत्र में होने वाला एक विद्रोह था, जो कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था और साथ में यहाँ पर खिलाफत आंदोलन को भी ले लिया गया था साथ में। तो मलाबार के जो केरल का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का साथ देने के लिए एक नेता को चुना गया था और उन नेताओं का नाम था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वरियाम कुन्नात कुंजाम अहमद हाजी। और इन्होंने खिलाफत आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व किया था। और इस नेतृत्व करने के कारण क्या हुआ था कि इनको यहाँ पर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने, देखिए अभी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से शुरू हो जाती हैं आपके एमसीक्यू टाइप। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक डिक्शनरी निकालता है, शहीदों की डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ मार्टियर। ठीक है, तो वहां पर इन्हें शहीद का दर्जा दिया गया था। पर हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर एक संस्था है ICHR, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि इनके नाम को शहीदों की सूची से हटाया जाए, क्योंकि ये एक कट्टर अपराधी थे, ना कि कोई शहीद। क्योंकि उस समय जब इन्होंने आंदोलन किया था तो इन्होंने कई धार्मिक झगड़ों की आड़ में कई एक संप्रदाय विशेष के लोगों को यहाँ पे काफी मारा था। और उस स्थान को या उस घटना को यहाँ पर एक विशेष नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे थावर कुन्नूर कहते हैं, थाउर कुन्नूर। तो हाल ही में इनको शहीद के नाम से दर्जा हटाने की सूची जारी हुई है और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये कट्टर अपराधी थे। तो देखिए अभी ICHR, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये ICHR क्या होता है। देखिए ICHR की जो फुल फॉर्म है वो समझ लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये एक संस्था है जो कि जो भी ऐतिहासिक वाद होते हैं या जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में रिसर्च करके सरकार को डेटा देती है। तो इन्होंने ही हाल ही में कहा है कि इनका नाम हटाया जाए। अब मोपला विद्रोह क्या था ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये धार्मिक और एक तरह से कहें तो असहयोग आंदोलन का एक सहयोगी रूप था, जो कि केरल के उत्तरी क्षेत्र मालाबार में चल रहा था। तो यहाँ पर एक घटना भी हुई थी, वैगन ट्रेजेडी। इसको भी ध्यान रखिएगा कि वैगन ट्रेजेडी क्या होती है। तो देखिए वैगन ट्रेजेडी में ये था कि यहाँ पर जो ये मोगला विद्रोही थे, इनको एक रेलवे के वैगन में कहीं ले जाया जा रहा था और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 60 मोगला विद्रोहियों की। तो उसे वैगन ट्रेजेडी कहा जाता है। ये जो वैगन ट्रेजेडी है ये उस काल कोठरी घटना से अलग है जो हमारी देखने को मिलती है अंग्रेजों की कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के अंदर। वहां पर जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय जो कालकोट ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, उससे ये अलग है, ये वैगन ट्रेजेडी कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ICHR के बारे में देख लीजिए कि ये शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, जिसे वर्ष 1972 में सोसाइटी ऑफ पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया। यह फेलोशिप, अनुदान और संगोष्ठी के माध्यम से इतिहासकारों और विद्वानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है अनुसंधान को बढ़ावा देना, इतिहासकारों के बीच विचारों के आदान प्रदान करना और लेखन को बढ़ाना। तो ये सब चीजें हैं। साथ में एक्स्ट्रा ICHR के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के डेटा देने के अलावा, तो इन बातों को ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास संबंधित G20 से। अब देखिए G20, G8, G7 ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म होती है। तो यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पे आसानी से समझाया गया एक डायग्राम से। तो इसको समझिए कि G7 के अंदर जो कंट्री है वो सारे विकसित देश हैं, जिसमें आप देख सकते हो जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, रूस, इटली और जापान आते हैं। ठीक है, फिर G8 कर दिया जाएगा तो इसमें रशिया को भी शामिल कर लिया जाएगा। रशिया को रिमूव कर दिया गया, इसलिए G8 से इसको G7 नाम दे दिया गया। और इनके अलावा जो अलग से 12 कंट्री हैं G20 की, उन्हें भी याद रखिएगा,
जिसमें टर्की है। टर्की को याद रखिएगा क्योंकि टर्की का विवाद चल रहा है ग्रीस के साथ। पूरी यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर, और यूरोपियन यूनियन और ये न्यूज़ अभी 3 दिन पहले अखबारों में थी, इनके बीच में टकराव हो रहा है। तो ये दोनों G20 के सदस्य हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ये दोनों दक्षिण अमेरिका के देश हैं। साउथ कोरिया है, मेक्सिको है, मेक्सिको आपका लैटिन अमेरिका में काउंट होता है। इसके अलावा चाइना है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। तो इस तरह से G20 देशों को याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनके बारे में जो प्रश्न आते हैं वो जनरली इस पे आ चुके हैं। तो ये G20 विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इस समूह का विश्व की 85% GDP पर नियंत्रण है। मतलब ये जो 20 देश हैं विश्व की 85% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 85% जीडीपी होने के बाद यही रह जाता है पूरे वर्ल्ड में जिसे फाइनेंशियली या इकोनॉमिक की सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव कंट्रीज आप कह सकते हैं। इनकी उत्पत्ति कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद ये स्वीकार किया गया था कि उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा के लिए भागीदारी को आवश्यकता बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब सभी देशों की भागीदारी होगी जब विश्व में, तभी हम ऐसे संकट से बच पाएंगे। और 1999 में G7 के वित्त मंत्रियों द्वारा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक बैठक सहमति से व्यक्त की गई। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये दो तरह के सम्मेलन होते हैं। एक तो यहाँ पर होता है कि हर देश का, ये जो G20 के 30 देश हैं, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके गवर्नर की मीटिंग होती है, और साथ में जो दूसरी मीटिंग होती है वो राष्ट्राध्यक्षों से संबंधित होती है। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर शिक्षा मंत्रियों द्वारा बैठक की गई है जिसमें वर्चुअल शिक्षा को बढ़ाने के लिए बातें की गई है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी और आ सकती है आपके कि G20 प्लस क्या है। ठीक है, G20 प्लस को भी ध्यान से देख लीजिए। G20 विकासशील राष्ट्र, जिन्हें G21, G23, G20 प्लस भी कहा जाता है। ठीक है, ये विकासशील राष्ट्र हैं G20 के बाद के, तो इन्हें G20 प्लस कहा जाता है। 20 अगस्त 2003 को G20 प्लस की स्थापना की गई और विकासशील देशों का एक समूह है। ये G20 की अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न है। ठीक है, G20 में तो आप देखिए विकसित और विकासशील दोनों आ रहे हैं, और G20 जो प्लस है वो केवल विकासशील जो देशों का उनका समूह है। और G20 प्लस की जो उत्पत्ति थी वो मैंने आपको बताया कि अभी हुई 2003 में, और ये उत्पत्ति हुई थी मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में जब WTO का 5वां सम्मेलन हो रहा था, मंत्री सम्मेलन, तो वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसकी उत्पत्ति के लिए जो घोषणा डिक्लेयर की गई थी उस घोषणा का नाम था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन या ब्राजीलिया घोषणा। तो दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा। G20 है विकसित और विकासशील दोनों का, और 85% जीडीपी को कंट्रोल करता है। और G20 प्लस है केवल विकासशील देशों का समूह, जिसे 2003 में बनाया गया था। और G20 जो प्लस है वो विश्व की 60% आबादी और 26% कृषि निर्यात को कंट्रोल करता है। 60% आबादी और 26% कृषि निर्यात को। चलिए, इसके बाद हमारे पास अगली न्यूज़ है चंद्रयान से संबंधित, क्योंकि हाल ही में जो अखबार में चर्चा में रहा है कि चंद्रयान ने यहाँ पर चंद्रमा पे जंग के अवशेष ढूंढे हैं। ठीक है, जंग लगने के। अब देखिए जंग क्या होती है। जंग का मतलब होता है आपका रस्ट। रस्ट में आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है यहाँ पर। एक तो चाहिए आयरन, और उसके साथ चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन, और उसके बाद चाहिए जल। ठीक है, इन तीनों की उपस्थिति होती है तभी कहीं पर जंग लग सकती है। चंद्रयान 1 ने जब ये खोजा था यहाँ पर जंग की उपस्थिति मिली है, तो इस जंग की उपस्थिति के कारण ये क्लियर हो गया है कि चंद्रमा पर एक तो जल है, ऊपर से यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, और तीसरी बात यहाँ पे आयरन भी है। देखिए आयरन तो यहाँ के चट्टानों में है, ये वैज्ञानिक बात मान चुके हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आई, क्योंकि चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो ये ऑक्सीजन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल से थोड़ी अवशेष के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर यहाँ तक पहुंच गई है। और ये जो जल है ये माना जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो धूल कणों की वर्षा होती है सतह पर, उससे कुछ कण मुक्त हो गए हैं और उससे जल निकल आया है, जिससे यहाँ पर जंग लगने के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर
एक चर्चा और भी रहेगी कि चंद्रयान 1 के बाद हम चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही वो न्यूज़ आएगी मैं उसमें आपसे शेयर करूँगा। अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास शंघाई सहयोग संगठन की। इसके बारे में हमने परसों भी बात की थी, और ये शंघाई सहयोग संगठन चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी बैठक हुई है, और ये जो बैठक हुई है सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो है कि यहाँ पर जो 8 देश हैं वो कौन-कौन से हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये कल पहले भी बताया था मैंने आपको, कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान। तो के पर 2 देश हैं, इनको नाम याद रखिएगा, कज़ाक और किर्ग। इसके अलावा यहाँ पे तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इसकी इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं अगर आपको मैप से याद नहीं रहे, क्योंकि मैप में भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान है, उसके ऊपर किर्गिस्तान है, फिर उज़्बेकिस्तान है और फिर कज़ाकिस्तान है। हालांकि क्रम से याद करना और मैप से याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कभी क्योंकि कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो और साथ में यहाँ पर चाइना है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बात की थी कि ये जो स्थापना थी, हालांकि इसकी 1996 में हुई थी, पर उसके बाद इसको जो ऑफिशियल रूप दिया गया वो 2001 में दिया गया। इसको 1996 में शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तो इन बातों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें कि मैं आपको बता रहा था चंद्रयान 3 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर चंद्रयान 2 के विपरीत, क्योंकि 2 जब लॉन्च हुआ था तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था और इसको दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना थी। लेकिन ये जहाँ का जो लैंडर विक्रम था, उसने हार्ड लैंडिंग की वजह से अपने प्रथम प्रयास में ही पृथ्वी के उपग्रह की सतह को छूने का भारत का सपना टूट गया था, क्योंकि वहां पर ये लैंडर खो गया था। ठीक है, और हालांकि चंद्रयान 2 अभियान के तहत भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और जानकारी भेज रहा है। तो यहाँ पे तीनों में तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिएगा। चंद्रयान 1 को 2008 में भेजा गया था, और ये चंद्रयान 1 अभियान ने कुछ चित्र भेजे हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो जंग वाली न्यूज़ है मैंने आपको बताया, चंद्रयान 1 से आई है। 2 हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा था, ऑर्बिटर काम कर रहा है। अब ये लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, ये देखिए क्या होते हैं। चंद्रमा की सतह पर जो लैंड करके उसके चारों तरफ घूमता है उसकी सतह पर, उसे आप लैंडर कहे जाते हैं। ऑर्बिटर जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसे ऑर्बिटर कहा जाता है। और रोवर जो यहाँ पर चारों तरफ घूमता है, लैंडर लैंड करता है, फिर रोवर चारों तरफ इसमें घूमता है सतह पर। तो इसमें ध्यान रखिएगा। और चंद्रयान 3 के बारे में जो न्यूज़ है वो ये है कि चंद्रयान 2 के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। मतलब चंद्रयान 3 जब भेजा जाएगा तो चंद्रमा के चारों तरफ घूमने वाला इसमें यंत्र नहीं होगा। एक यंत्र होगा जो यहाँ पर उतरेगा और दूसरा इसकी सतह पर घूमेगा। चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय इसरो ने 2020 के अंत तक एक अन्य अभियान को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते अब यह अभियान 2021 में कर दिया गया है शिफ्ट। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रमा पे हमारे तीसरा मिशन 2021 में जाने को है। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। इसमें कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।